बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आप लोग हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, इस हवाले से अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें। अब शो का बाकायदा आगाज़ हम वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप से करते हैं। जी, सबसे पहले बढ़ते हैं हम डोमेस्टिक T20 कप के हवाले से। जैसे हम सब जानते हैं कि मुल्तान की जो विकेट है वो बैटिंग विकेट कहलाती है, बैटिंग पैराडाइज भी इसे कहा जाता है, और हमने देखा कि हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं। सबसे पहले हम बैटिंग के हवाले से बात करें तो अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर की, और इसके साथ साथ हैदर अली जो PSL की कमोडिटी थे वो कुछ बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेले। और इसमें सीनियर प्रोस की बात की जाए तो मोहम्मद हफीज़ एक ऐसे बैट्समैन हैं जो ऑलमोस्ट हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, और एक अच्छी चीज़ शोएब मकसूद के लिए भी है कि वो दोबारा से अपनी फॉर्म रिगेन कर चुके हैं। और उसके अलावा अगर हम बॉलर के हवाले से भी बात करें तो शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये दो ऐसे बॉलर हमें स्टैंड आउट नज़र आते हैं जिनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आई। आल्दो कि ये अभी टूर्नामेंट बहुत इनिशियल स्टेज पे है, जैसे ग्रेजुअली टूर्नामेंट आगे प्रोग्रेस करेगा देखना पड़ेगा कि टीमें और प्लेयर्स जो हैं वो अपनी प्रोग्रेस को कैसे इन्हेंस करती हैं और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कंटिन्यू करती हैं। और इस हवाले से हम अपने नेक्स्ट जो शोज़ हैं ज़रूर इस पर लंबी डिस्कशन भी करेंगे और स्टैंड आउट पर जो परफॉर्मेंसेस हैं उस हवाले से बात भी करेंगे। जी, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब। नाज़रीन, इस्लामाबाद में राना तनवीर हुसैन साहब की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें PSL 1 और 2 में आलमोस्ट 2 अरब 77 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों के बारे में बताया गया। उसमें मज़ीद कहा गया कि आलमोस्ट 3 टीम ऐसी थी जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिनको कम प्राइस के ऊपर सेल आउट किया गया, जिसके बाद PCB को टेंटेटिव $11 लाख का एनुअल लॉस हुआ। ये अमाउंट समहाउ बहुत ज़्यादा बनती है। इस हवाले से चेयरमैन PCB को भी मदऊ किया गया। उन्होंने इस हवाले से 2 रिप्लाई मेनली उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उस टाइम के ऊपर हालात ऐसे थे कि हमारी मजबूरी थी इस कॉस्ट के ऊपर सेल आउट करना। सेकेंडली उन्होंने बोला कि मैं एज ए हेड सबको गवर्न करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस हवाले से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इन तमाम चीज़ों का ऑडिट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मज़ीद उन्होंने इस हवाले से सेक्रेटरी IPC को भी 1 माह के अंदर इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करने के हवाले से कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि PCB का फाइनेंशियल मॉडल जो PSL के हवाले से है उस पर काफ़ी क्वेश्चन थे। इस हवाले से तमाम फ्रेंचाइज ऑनर ने PCB से कुछ मीटिंग्स भी की। उन्होंने कहा कि आपने हमें श्योरिटी दिलवाई थी कि जब PSL 5वां एडिशन पाकिस्तान में आएगा तो हमें बहुत बेनिफिट होगा, और जबकि PSL पाकिस्तान में आने के बावजूद भी हमें वो पैसे नहीं मिल सके। इसके अलावा PCB ने उनको एक एप्लीकेशन भेजी कि आप लोग हमें 6th एडिशन की भी श्योरिटी सबमिट करवा दें। उसके बाद ये तनाज़ा थोड़ा सा बढ़ता चला गया। एक मीटिंग भी मुतवक्की थी जुलाई के अंदर इनकी गवर्नर बॉडी के साथ, वो भी नहीं हो सकी। इस सारे इंसिडेंट के बाद फिर तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने ये डिसाइड किया कि इस मैटर को लाहौर हाई कोर्ट में लेके जाते हैं। ये मैटर लाहौर हाई कोर्ट में जाता है। इसमें जस्टिस महमूद सेठी साहब सुनते हैं दोनों पार्टीज़ को, और वो PCB को ये इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करते हैं कि इस मैटर को कोरोना की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए खुद हैंडल किया जाए। और उस हवाले से उन्होंने 12 मई इस मामले को खुद सेटल करने के लिए 7 अक्टूबर का टाइम दिया है कि इसको बैठ के खुद डिसाइड करें। बट अगर लेट्स सपोज ये मैटर सॉल्व नहीं होता तो ओबियसली ये फिर एक दोबारा कोर्ट में जा सकता है। अभी ये मैटर सब जुडिस है, हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता। जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल डिस्कशन भी रखेंगे। जी, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब। दौरा जिम्बाब्वे के बाद PCB ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए भी बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दौरे का बाकायदा आगाज़ 18 दिसंबर से होगा। पहले 3 T20 मैचेस होंगे और उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस भी होंगे। ये तमाम सीरीज़ कोविड की वजह से बायोसिक्योर एटमॉस्फेयर के अंदर खेली जाएगी। इसके साथ साथ एक और दूसरी न्यूज़ भी थी कि बांग्लादेशी टीम ने भी पाकिस्तान आना था। एक वनडे और एक टेस्ट उनका रिमेनिंग था जो कि टेस्ट चैम्पियनशिप का पार्ट था। बट अभी क्योंकि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक हो रहा है, फिर उसके बाद PSL है, फिर पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज़ है, और उसके बाद न्यूजीलैंड जाना है, तो उन्होंने PCB का स्टांस यही है कि ये हम नेक्स्ट ईयर किसी स्केड्यूल को देखते हुए अगर जब दोनों टीमों के लिए पॉसिबल होगा तो ये एक जो टेस्ट मैच और वनडे है इसको स्केड्यूल किया जाएगा। जी, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट के हवाले से है। ICC ने इंटरनेशनल T20 रैंकिंग जारी की, जिसमें पाकिस्तानी स्टार ऑलराउंडर निदा डार ने 241 पॉइंट्स के साथ 10वीं पोजीशन हासिल की। ये किसी भी विमेन क्रिकेटर का टॉप 10 में आना बहुत खुशाइन है, और हम उम्मीद करते हैं
कि पाकिस्तान मैन क्रिकेटर के साथ विमेन क्रिकेटर भी इसी तरह परफॉर्म करती रहेंगी और अपना नाम बनाती रहेंगी। जी नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। नाजरीन, जब भी क्रिकेट की बात होती है तो उसमें हमें बैट्समैन और बॉलर के साथ एक ऑलराउंडर की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि एक ऑलराउंडर जो है वो टीम में बैकबोन की हैसियत रखता है। और जैसे हमने देखा कि रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान ने बहुत कम स्पिनिंग ऑलराउंडर प्रोड्यूस किए। ओबियसली शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ का एक बड़ा लेगेसी है, शायद अफरीदी भी थे, बट ऑफ स्पिन लेग स्पिनर के साथ जो ऑफ स्पिनर के साथ बैटिंग ऑलराउंडर थे वो बहुत कम प्रोड्यूस हुए। इसमें रिसेंट पास के अंदर हमारे पास एक यंगस्टर आते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर टीम में आए, बट कंसिस्टेंट पार्ट नहीं रहे। ओबियसली आप बिल्कुल उनका नाम सब जानते हैं, जाना पहचाना नाम है। हमारे साथ मौजूद है बिलाल आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने हमें टाइम दिया, अपने शो में तशरीफ़ लाए। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। चल अभी हम बाकायदा शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आपकी पैदाइश होती है 24 सितंबर 1985 में सियालकोट में। सबसे पहले अपने अर्ली डेज़ के हवाले से बताइएगा कि आपने एजुकेशन ओबियसली उसके हवाले से भी बताएं, और उसके साथ बताइए कि अपना अर्ली डेज़ कैसे क्रिकेट स्टार्ट की और क्लब लेवल में कहाँ तक खेले आप। जी बिल्कुल इरफान भाई, जब अर्ली डेज़ में सियालकोट में हम लोगों ने क्रिकेट शुरू की, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे चचा खेलते थे क्रिकेट प्रोफेशनली, जाहिद सईद उनका नाम है। तो मैंने उनके साथ ही क्रिकेट स्टार्ट की। जब हम लोग क्लब क्रिकेट में सिटी में जाना पड़ता था हमें खेलने के लिए, क्लब क्रिकेट जब अच्छे लेवल पे हमने स्टार्ट की, मैंने प्रैक्टिस ही वहाँ पे शुरू की। तो तभी से शुएब भाई के साथ, शुएब मलिक के साथ खेलना स्टार्ट किया, और हमारे कोच थे आमिर वसीम साहब, तब हमारे साथ थे। और जो वहाँ से हमने क्रिकेट स्टार्ट की, जो मेरा सबसे आप कह लें कि अहम रोल है स्पिनर बनाने में मुझे, वो आमिर वसीम साहब का है। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए सियालकोट के, स्पेशली स्पिनर्स। और उसके बाद जब चचा के साथ मैं खेलता रहा, तो जब प्रोफेशनली थोड़ा, जब स्टडी के साथ साथ भी स्कूल की टीम में खेलते रहे, स्कूल की टीम के साथ साथ फिर अब जब प्रोफेशनल पे आते हैं तो आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आप स्टडी को उतना टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मैंने कोशिश यही की कि स्टडी के साथ क्रिकेटर्स के साथ ये मसला है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने स्टडी के साथ साथ आप कह लें कि क्रिकेट भी टच में रखे। लेकिन फिर एट द एंड मैं आईकॉम करने के बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ना पड़ा, क्योंकि फिर जब आप प्रोफेशनली खेलते हो तो फिर टोटली टाइम देना पड़ता है आपको हमें अपने अर्ली डेज़ के जर्नी बताइए कि आप क्लब क्रिकेट कब स्टार्ट की, और उसके बाद आप डोमेस्टिक में प्रॉब्ली 2011 में आप दोबारा प्रॉपर आपने डोमेस्टिक खेलना शुरू किया। उस हवाले से बताइएगा वो जर्नी कैसा था, क्योंकि जानना इसलिए ज़रूरी है कि एक लड़का जो सिटी के अंदर क्रिकेट खेलता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे से कई खिलाड़ियों से बात हुई जो इनका बैकग्राउंड किसी भी ऐसे अर्बन एरिया से था, रूरल एरिया वाले बैकग्राउंड वाले लड़कों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो उस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस क्या मसाइल आए और कैसे आपने अपने आप को कमिटेड किया कि मैंने एक शहर या डोमेस्टिक में आना और इंटरनेशनल टीम में आना, वो जर्नी जानना चाह रहे हैं। मैं 2005-06 में अंडर-16 खेला। जब उसके बाद तो फिर थ्रू आउट अंडर-16 अंडर-19 प्रॉपर चैनल आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट खेलता रहा। उसके बाद ज़्यादा मौका नहीं मिल सके मुझे सियालकोट की तरफ से, तो लेकिन प्रैक्टिस जारी रखी मैंने अपनी, और मुझे पता था कि मुझे खेलना है। मैंने बस ठानी हुई थी, ज़ाहिर सी बात है, प्रोफेशनल था इसलिए मैं मेहनत भी करता था। और फिर ये है कि मुझे काफ़ी देर वेट किया मैंने, लेकिन चांस नहीं बन रहा था मेरा फर्स्ट क्लास की टीम में भी। 10-11 में मैंने स्टार्ट किया, डेब्यू किया अपना फर्स्ट क्लास का। और पहले 2 सीज़न में मेरा बॉलिंग में उतना अच्छा खासा स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन है कि गाहे बगाहे इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करता रहा, साथ में परफॉर्मेंस होती रही। फिर T20 एक टूर्नामेंट था, क्योंकि हमारा आपको पता है कि सियालकोट स्टेलियन काफ़ी जाना पहचाना नाम है। तो सियालकोट स्टेलियन में मैं तकरीबन 4-5 साल में साथ में कैंप करता रहा था। जो हमारी टीम होती थी, जो भी टीम बनती थी, मैं साथ में कैंप ज़रूर करता था, क्योंकि वो बुलाते थे एज ए बॉलर, ये आपको पता है। लेकिन 1-2 बार नाम भी आया, लेकिन खेल नहीं पाया। लेकिन जब मैं 2014 में मेरा खेला मैं ऑस्ट्रेलियंस में, तो मेरा डेब्यू मैच था। तो डेब्यू मैच में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा रिकॉर्ड था कि फास्टेस्ट 100 किया था मैंने डेब्यू मैच में। तो हम उस मैच के हवाले से जानना ज़रूर चाहेंगे कि वो टीवी पे हमने जब मैच देखा
और एक ऐसी ब्लिस्टरिंग इनिंग्स खेली आपने, प्रॉब्ली 140 किया उसमें आपने जी, तो हमें तो लगा कि एक ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान को शायद अफरीदी के बाद मिल गया है कि शायद वो पाकिस्तान की कोई गेम भी मिस नहीं करेगा। तो ऐसा क्या रीज़न हुई कि एक इनिंग्स के बाद उसमें वो तसलसल हमें डोमेस्टिक में भी आपकी तरफ से वो देखने को नहीं मिला? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो पहली इनिंग्स थी मेरे बड़ी अच्छी रही और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे लोग एज ए ऑलराउंडर पहचानना शुरू हो गए, क्योंकि मैं मेन एज ए बॉलर टीम में आया था, लेकिन क्योंकि टीम को ज़रूरत थी तब, ऐसे तो शुएब भाई ने थोड़ा सा बोला कि यार हमें ज़रूरत है टीम में, तो कौन पावर हिटिंग करेगा जाके, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं करूँगा, मुझे आप चांस दें भेजें। तो उन्होंने रिलाई किया मुझ पर, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मदद की और मेरा वो पहला मैच आप कह लें कि मेरे इसमें एक धमाकेदार एंट्री का सबब बना। मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक के अंदर इससे बेहतर इनिंग्स शायद अभी तक किसी ने नहीं खेली। अगर आप हिस्ट्री देखें, आप उसको जो लोग डोमेस्टिक को भी फॉलो करते हैं वो देखेंगे कि इतनी ब्लिस्टरिंग और ज़बरदस्त इनिंग शायद ही किसी ने खेली हो। वो मेरा ख्याल है हाईएस्ट टोटल भी अभी तक मेरा 114 जो डेब्यू कहना वो मेरा जी बिल्कुल डेब्यू में मेरा ही रिकॉर्ड है वो। जी। और उसके बाद फिर हम लोग जब उसके बाद एकेडमी लगी एनसीए में, फिर एकेडमी में उन्होंने बुलाया, फिर उसके बाद टीम में नाम आया मेरा जब पहली बार, तो बहुत खुशी हुई। इधर थोड़ा सा पॉज करेंगे कि आपका पहले हम इंटरनेशनल सर्किट की तरफ जब पहली दफ़ा आपका नाम अनाउंस हुआ प्रॉब्ली श्रीलंका के लिए, जी बिल्कुल, जब वो टाइम था जब अनाउंसमेंट हुई कि आपका टीम में नाम आ चुका है, उस टाइम बिलाल आसिफ और उनकी फैमिली की क्या फीलिंग्स थी, पहले उसके हवाले से बताइए। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो प्राइसलेस फीलिंग्स, क्योंकि मुझे पता है मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ थ्रू आउट, शुरू से लेके आज दिन तक, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी मेरे तो। मुझे पता है जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो लिटरली हम लोग, मैं भी, और जब मैंने वालिद साहब को कॉल किया तो लिटरली हम लोग खुशी के आंसू जो कि आप कहते हैं कि वो निकल रहे थे। शायद इससे बड़ा प्राउड मोमेंट किसी भी बंदे के लिए नहीं होता कि आपके सीने के ऊपर ग्रीन लोगो आ जाए, इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं है। जैसा कि मेरे इलाके में ज़ाहिर सी बात है मैं पहला बंदा था कि जो पाकिस्तान लेवल पे नाम आया था किसी को, और मेरे गांव में, मेरे इर्द गिर्द के इलाके में पूरे बहुत लोगों ने दुआएं दी। उन लोगों का बड़ा हाथ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, और ऐसे लोग शायद आप सारी ज़िंदगी उनके नाम भूलते भी नहीं हो कि जिन्होंने आपको इस टाइम के अंदर अर्ली डेज़ में आपको सपोर्ट किया होता है या दुआएं दी होती है, तो वो ओबियसली चलता है। जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है। बिलाल आसिफ साहब से बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिलाल आसिफ साहब से हम दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप उसके बाद श्रीलंकन सीरीज़ में आप टीम का स्क्वाड का पार्ट होते हैं, बट आप गेम कोई नहीं खेलते। फिर पाकिस्तानी टीम जाती है जिम्बाब्वे, आप भी उसका पार्ट बनते हैं, और जिम्बाब्वे में पहले मैच में आपको चांस नहीं जाता, सेकंड मैच आप खेलते हैं, और अपनी सेकंड गेम के अंदर आपको बैटिंग और बॉलिंग के अपने जोर दिखाने का मौका मिलता है। और बिलाल आसिफ अपने पहले बॉलिंग स्पेल के अंदर जो हम देखते हैं कि 5 आउट करते हैं, और बैटिंग के अंदर भी बड़ी एक ज़बरदस्त शानदार इनिंग्स खेलते हैं, 39 स्कोर करते हैं और मैन ऑफ द मैच बनते हैं। वो फीलिंग बताइए कि टीम के अंदर आना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना और मैन ऑफ द मैच बनना, उसके वाले से बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप कह लें कि एक बंदे के लिए बहुत प्राउड फीलिंग मूवमेंट होती है कि वो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस करते हो, आपकी परफॉर्मेंस से आपका कंट्री जीतता है जी, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है। आप कह लें कि वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोचेस की साथ में बहुत हेल्प थी, और उसके बाद फिर कोच, कैप्टन, सब लोगों ने रिलाई किया और मुझ पे ट्रस्ट किया। तब तो अल्लाह का शुक्र है पहले सेकंड मैच में 5 आउट किए, फिर उसके बाद बैटिंग में भी एज ए ओपनर मुझे यूटिलाइज़ किया गया, तो उसमें भी 38-9 रन किए मैंने। तो उसके बाद जब मैन ऑफ द मैच हुआ तो वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि आप परफॉर्मेंसेस तो करते हो लेकिन आप मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच बहुत कम होते हो। जी, तो ये भी मेरी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा रास्ता। इसी से रेलेवेंट एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि आप खुद बिलाल आसिफ किस नंबर पे बैटिंग को प्रेफरेंस देते हैं? T20 और ODIs की बात कर रहा हूँ मैं। सर T20 और ODIs में मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे तरीके से टीम को जहाँ पे ज़रूरत है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पावर हिटिंग कर सकता हूँ जी, मैं निचले नंबरों पे भी पावर हिटिंग कर सकता हूँ। अगर आप सर्कल में ऊपर यूटिलाइज़ करना चाहें मुझे, तो मैं वहाँ पे भी यूटिलाइज़ मतलब अच्छे तरीके से सर्कल को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि आप किस प्लेयर को किस तरह आप यूटिलाइज़ करते हो। इस हवाले से हम मज़ीद आगे बात करेंगे। अभी हम बात करना चाहेंगे फिर आप टेस्ट
टीम का भी पार्ट बने आप। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दुबई की ग्राउंड के अंदर आपको पहला टेस्ट खिलाया जाता है। टेस्ट कैप मिलना एक किसी भी प्लेयर्स के लिए, मेरी सब प्लेयर्स से बात होती है, वो कहते हैं इससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की नहीं होती कि आपको टेस्ट कैप मिले। बिलाल आसिफ को टेस्ट कैप मिलती है, 2018 में पहला टेस्ट खेलते हैं, फिर दूसरा खेलते हैं, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आप खेलते हैं और बड़ा ज़बरदस्त दोनों सीरीज़ के अंदर परफॉर्म करते हैं। और मेरी मिकी आर्थर से भी बात हुई, आपके हवाले से सरफराज से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें एक कॉम्बो चाहिए था उस यासिर शाह के साथ, कि एक ऐसा ऑफ स्पिनर चाहिए था कि जो कंटेन भी करे, पर्टिकुलरली जो आपके हवाले से बात की गई कि एक ऐसा बॉलर जो रन्स भी ना दे, और यासिर शाह या कोई अगर फास्ट बॉलर भी है तो वो रन्स भी कंटेन करे, और अगर विकेट मिल जाए तो वो प्लस बोनस तो है ही, और प्लस एक ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर भी हमें आपकी सूरत में अवेलेबल था। उस पर हम आपकी बैटिंग एवरेज के हवाले से भी बात करेंगे। वो पहले बताइए कि क्या फीलिंग थी जब आपको टेस्ट कैप मिली? जी बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट प्लेयर बनना एक अपने आप में आप कह लें कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एज ए टेस्ट प्लेयर आपको पहचाना जाता है, जाना जाता है, वो सारी ज़िंदगी का आप कह लें कि एक टैग लग जाता है आपको, तो वो बड़ा आप कह लें कि बहुत लकी लोग होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे टेस्ट प्लेयर बनाया। और उसके बाद पहले मैच में परफॉर्मेंस भी अल्लाह ने करवाई, 6 आउट किए मैंने पहले मैच में, टेस्ट मैच में। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिजल्ट जो है वो 36 आपको हम लोग जीत नहीं पाए वो मैच, लेकिन हम लोग सीरीज़ जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब खेला तो तभी परफॉर्मेंस अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट जो टेस्ट मैच खेला हूँ उसमें मेरा 5 है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने गालबन 5 मैच टोटल खेले जिसमें 36 आपकी विकेट्स हैं, सॉरी 15 विकेट्स हैं आपकी। 5 मैच खेल के 15 विकेट्स आपने ली। तो उसके बाद क्या आपको लगा कि बिलाल आसिफ जो टेस्ट में एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आल दो कि आपकी जो बैटिंग एवरेज थी वो समहाउ दैट इज प्रॉब्ली अंडर 10 9 थी आपकी बैटिंग में, आप परफॉर्म नहीं ऐसा कर पाए जो एक्सपेक्टेशन हम आपसे कर रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं लेकिन क्योंकि आपको एज ए ऑफ स्पिनर टीम में इंडक्ट किया गया था और आपने उसको प्रूव भी किया कि 16 विकेट आपने ली, बट उसके बाद आपका मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, नई मैनेजमेंट आती है, वो आपको कंसीडर नहीं करती। एक तो आप ऑब्वियसली आप मैनेजमेंट का डिसीजन है, बट आपकी हम राय ज़रूर जानना चाहेंगे, क्या रीज़न लगती है आपको कि आपको उसमें सिलेक्शन नहीं हुई, क्या लैक करते थे आप? नहीं देखिए, जहाँ तक बात है कि जब टेस्ट मैचेस मैं खेला तो मेरे जो 5 मैचेस खेले उसके बाद 2 5 है मेरे 2, उसमें 16 विकेट्स हैं। एज ए बॉलर मैं अगर अपने आप को एनालाइज़ करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं बॉलिंग में मैंने जो मुझे टारगेट दिया गया था, जो मुझे प्लान दिया गया था, मैंने उस प्लान के मुताबिक बॉलिंग किया। और उसके बाद आप कह लें कि परफॉर्मेंस जो होती है वैसी टीम पे या मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस कम्बिनेशन के साथ जाना चाह रही है। और बीइंग अ प्रोफेशनल इन चीज़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान इस वजह से नहीं रहता, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस जब भी मौका मिले, जब भी मुझे चांस मिले, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान के लिए जितना भी खेलूं और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करूं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल जब मुझे मैचेस खेला, उसके बाद परफॉर्मेंस करी, उसके बाद जब बैटिंग में आगे मुझे थोड़ा सा था आगे। ऑब्वियसली सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है, बट हम एक कॉम्बिनेशन की बात करें, एक एज ए लेमैन बात करें, या हम उस एनालिसिस के ऊपर बात करें, फैक्ट्स के ऊपर, कि यासिर शाह बड़ा लंबे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे और ऑब्वियसली उनका यूएई की कंडीशन या एशियन कंडीशन के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बाहर नहीं है। और फिर यासिर शाह के होते हुए शादाब का टीम में इंडक्शन और दोनों का लेग स्पिनर होना, और हमने देखा कि एक मैच के बाद उनको चांस भी नहीं दिया गया। डोंट यू थिंक कि एक अगर आपका और जो यासिर शाह का कॉम्बिनेशन था, एक कॉम्बो दोनों का था, लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर का, वो ज़बरदस्त नहीं था? देखें, ये तो अब मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स वो ज़्यादा बेहतर समझ सकें इस चीज़ को, क्योंकि जब मैं खेलता था जो कोच डिफरेंट थे और आप सिलेक्टर डिफरेंट थे, उन्होंने जो सोचा उस मुताबिक उन्होंने वो टीम बनाई। और अभी जो नई मैनेजमेंट मिसबा भाई आए हैं और अभी जो नए कैप्टन भी हैं, बाबर है, अजहर भाई हैं, अब यह है कि टीम कम्बिनेशन के हिसाब से जो कोचेस हमारे साथ गए वो कम्बिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि बेस्ट कम्बिनेशन हमारे पास क्या हो सकता है उधर कंडीशन के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है कि मैं वो उनकी सोच अपनी जगह बहुत बेहतर है, वो अपनी सोच के हिसाब से जाएंगे, तो जो कि मैं कहता हूँ कि बेहतर जो टीम के लिए बेहतर है वो आप करें, बेस्ट है। आप बताइए, आप इस हवाले से ऑब्वियसली सिलेक्शन प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती, आप इसके लिए क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं? आपकी प्रैक्टिस क्या है? डोमेस्टिक आगे टूर्नामेंट आ रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं, या पीएसएल में आप नहीं इस दफ़ा, उस पर भी हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि पीएसएल में इस दफ़ा इंडक्शन नहीं थी आपकी, बट अभी आपकी प्रिपरेशन क्या है इस हवाले से? कितनी बिलाल आसिफ समझते हैं
कि आपके अंदर क्रिकेट अभी बाकी है? सर मैं क्योंकि प्रोफेशनल हूँ, जाहिर सी बात है, और मेरा जो हर दिन आप कह लें कि जो एज ए प्रोफेशनल मैं जो ट्रेनिंग मुझे चाहिए होती है, जिस तरह डाइट के हिसाब से जो मैं चल रहे हैं, वो मैं अपनी फिटनेस से नज़र आ रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अर्से से यही चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लास्ट सीज़न जो मेरा डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास का गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेकंड नंबर पे फिनिश किया था, और उसके बाद मैं टीम में वापस आया जब बांग्लादेश आई। ये मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर जानना चाह रहा था कि आपका टीम में नाम था बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर, जो T20 थी, बट आप खेले नहीं। जी बिल्कुल, अभी T20 और टेस्ट के लिए बांग्लादेश आई थी, उसमें मेरा टेस्ट स्क्वाड में नाम था, लेकिन मैं खेला नहीं। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा एज ए प्लेयर मैं जो परफॉर्म कर सकता हूँ ग्राउंड में, मैंने डोमेस्टिक में अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने परफॉर्मेंस करवाई, फिर उसके बाद यही मैनेजमेंट कोचेज़ वगैरह सब टीम में मेरा नाम आया, फिर तो जो कम्बिनेशन बेस्ट उनको लगता है वो उस हिसाब से खिलाते हैं टीम को। तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम है जब भी चांस मिले, जब भी मौका मिले, तो हम लोग परफॉर्मेंस करें। आप क्या समझते हैं कि बिलाल आसिफ की एज 34 हो गई और अभी कितनी क्रिकेट बाकी है? क्योंकि मुस्बा साहब ने तो खुद ही बोला है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि एज इज़ जस्ट अ नंबर ऑफ। तो किसी भी प्लेयर के लिए, खुद 43 ईयर्स के एज में रिटायर्ड हुए हैं, तो और जैसे शुएब मलिक की एज हमारे सामने, या हफीज़ भाई की एज सामने है, कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी मोहम्मद हफीज़ ने दी। सर मैं ये चीज़ कहूँगा इस बारे में कि एज डजंट डिफाइन योर परफॉर्मेंस। जी, जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो आप अपने कंट्री के लिए कर रहे होते हो, आप भले किसी भी एज में करो, बिल्कुल ठीक। एज मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि आप वो देखें कि कोई अंडर 19 या 20, 23, 25 साल का लड़का वैसी परफॉर्मेंसेस अपने कंट्री के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बरक्स अगर आपको 34, 35, 36, 7 या जितने भी ये जो हमारे सीनियर, जितने भी यहाँ पे आके मोस्ट सीनियर प्लेयर हो जाते हैं जो कि खेलते हैं, तो वो 3, 4, 5 साल में शायद अपने कंट्री को उतना फ़ायदा, उससे ज़्यादा फ़ायदा दे जाए जो कि एक यंगस्टर आप समझ रहे हैं के हिसाब से दे। का जो कम बैक होता है टीम में एज ए कैप्टन और प्लेयर, वो 36, 37 की एज में होता है, और उसके बाद वो 5-6 साल टीम उन्होंने कितना नाम बनाया, उसके बाद नाम बनाया, इतने अच्छे कप्तान, कामयाब, बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, वो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते थे उनके साथ। करंटली फोकस अपने डोमेस्टिक सीजन पे कर रहे हैं अभी? मेरा तो आपको पता कि जब मैं रिज़र्व प्लेयर में था, अभी जो इंग्लैंड टीम गई थी, तो मैं रिज़र्व प्लेयर में था, तो मैं उसमें भी जाहिर सी बात है कि मैं अपने आप को तैयार रखा हुआ था कि कभी भी आवाज़ पड़ सकती है, कभी भी बुला सकते हैं वो लोग। तो इसके लिए मैंने अपने आप को फिटनेस के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से मैंने अपने आप को रेडी रखा हुआ था, और आगे भी इंशाल्लाह रेडी है। मैं अपना तैयारी मुकम्मल है मेरी। जब भी मौका मिलेगा, जब भी चांस मिलेगा पाकिस्तान के लिए, मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और अभी आगे नेशनल T20 आ रहा है, और मेरी ये कोशिश है कि इस चीज़ में मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं T20 आप सेंट्रल पंजाब की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब से खेल रहा हूं, और कोशिश यही है मेरी कि इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके मैं आगे एक तो PSL और पाकिस्तान की टीम में भी जगह बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी ये कोशिश है कि पहले PSL में और PSL में भी परफॉर्मेंस करूं, क्योंकि हम अब बात करेंगे PSL की वाले से, इससे हम लहदा बात करना चाह रहे थे। ठीक है। PSL में 2 दफ़ा आप गालबन खेले, एक दफ़ा लाहौर कलंदर की तरफ से और एक दफ़ा कोयटा की तरफ से, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। जी बिल्कुल। दोनों में एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इस दफ़ा आप अनफॉर्चुनेटली नई टीम का पार्ट थे, किसी भी पिक नहीं हुए, तो उसमें बताइए PSL को एक तो खुद एज ए प्लेयर खेल के कैसा लगा, कंपेटिटिव कितनी है, और दूसरा ये कि किस फ्रेंचाइज के साथ खेल के आपको ज़्यादा इसमें बेहतर लगा, कि वो ज़्यादा बेहतर आपसे वो हर लिहाज से, एटमॉस्फेयर के लिहाज से, या यल टीम नज़र आई? देखें, पहले सीज़न में जब कोयटा के साथ था, तो एटमॉस्फेयर से आपको पता है कि जब तमाम दुनिया के आपके बेस्ट प्लेयर्स जो होते हैं, वो क्रीम जो प्लेयर्स होती है, वो एक्सपीरियंस भी आप इकट्ठा करते हो एक जगह पे। तो पाकिस्तान में किसी भी यंगस्टर्स के लिए एक ड्रीम होता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ से सीखे। जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपको पता चलता है कि यार इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसे क्रिकेट को सर्वाइव कर सकते हो, कैसे क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हो, कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हो। जब आपका डाउनफॉल आता है तो उसमें से कैसे निकल सकते हो, और जब परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हो आप, यानी कि हर तरह की चीज़ आपको सीखने को मिलती है। और जो दोनों टीमों के फ्रेंचाइजेस के साथ मैं रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे PSL का बहुत नाम है दुनिया में, और हमारी फ्रेंचाइजेस माशाल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि जितनी भी फ्रेंचाइजेस हैं वो सब अपने प्लेयर्स के साथ उनकी हॉस्पिटैलिटी या उनकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स, उनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। मैं लाहौर कलंदर के साथ भी रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ भी, कोयटा के साथ भी। और मेरा मानना ये है कि वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स, वो क्रिकेटर्स जो समहाउ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाते, या इवन जो खेल भी पाते हैं,
वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ नहीं होते। आप ड्रेसिंग रूम मैक्सिमम अपने प्लेयर्स के साथ ही शेयर करते हो ना, तो एक सीखने का भी एक लिमिटेशन आ जाती है। जब आप किसी लीग क्रिकेट के अंदर खेलते हैं और ख़ास तौर पे पीएसएल की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी लड़के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जब बैठते हैं, उनका ट्रेनिंग का मेथड देखते हैं, उनकी डाइट का देखते हैं, या उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो मेरा ख्याल है लर्निंग एक्सपीरियंस उनका दूसरे लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम वी एब्सोल्युटली होपफुल कि आप फ्यूचर में दोबारा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ टीम में आएंगे, और टेस्ट टीम के साथ साथ ओडीआई और T20 में पर्टिकुलरली वो इनिंग्स जो फैसलाबाद में आपने खेली, वो ज़रूर हम देखना चाहेंगे। आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ज़रूर मैं इनको, मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मैंने प्रेपरेशन जो अभी कर रहा हूँ मैं तकरीबन 1-1.5 माह से जो प्रॉपर, क्योंकि हमें पता था कि पहले T20 अभी जब स्टार्ट हो रहा है, तो उसके हवाले से भी जो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि T20 में मैं अच्छा यूज़फुल प्लेयर साबित हो सकता हूँ, क्योंकि एज ए एक तो ऑफ स्पिनर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लेफ्टीज़ थे फ्रेंचाइजेज क्रिकेट में, अभी 5 टीमों में बहुत सारे लेफ्टी बैट्समैन थे आपके, लेकिन ऑफ स्पिनर आपके पास इतने थे नहीं। इसमें मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछना है कि आपका वैसे आइडियल प्लेयर कौन है? किसको आप समझते हैं कि आप बिलाल आसिफ ने क्रिकेट शुरू की, या अभी भी आप समझते हैं एज ए मेंटोर मेरे लिए वो प्लेयर है, वो कौन सा? मेरे लिए एज ए मेंटोर, जो कि एज ए ह्यूमन, मुझे शुएब मलिक मेरे शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं, और वो मेरे एज ए आप कह लें कि क्रिकेट की पूरी जर्नी में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद मुशी भाई हैं मेरे कोच रहे हैं, मुशी भाई के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे बॉलिंग के बारे में मेंटली बहुत उन्होंने मजबूत किया है। मैं यहाँ पे उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा इस वजह से, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हो ना, तब आपको उतनी समझ नहीं होती कि यार आपने कैसे सर्वाइव करना है, कैसे परफॉर्म करना है, और किस तरह अगर आपके बुरी बॉलिंग होती है या बुरे आपके पास दिन आते हैं, उनको उनमें से कैसे निकलना है। बिल्कुल ठीक है। तो वो उन्होंने मेंटली तौर पे बहुत मजबूत किया है। बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने तमाम वो मेंटोर्स जिन्होंने आपके साथ हेल्प की, आप उनको याद रखते हैं। हमें एक आपकी खूबी के बारे में पता चला है कि आप बड़े ज़बरदस्त सिंगर भी हैं, तो ये आपका एक हमें बड़ा हिडन एक राज पता चला है हमें कि आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त सिंगर है। तो आप अपनी आवाज़ में कुछ 1-2 लाइनें जो आपको पसंद हो सर, ये बस आप कह लें कि थोड़ा सा कुछ भी जो आप, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं है, तो कुछ भी लाइन आप गुनगुनाना चाहें। सर मेरा मिली नगमा मैं खुद लिख रहा हूँ, लिखा हुआ मैंने खुद, वो मैं सुना रहा हूँ थोड़ा सा। मेरा मुल्क मेरी आन मेरी शान मेरी जान, मेरा मुल्क मेरी आन मेरी शान मेरी जान, दुनिया जब तलक तब तलक तेरा निशान, मेरा मुल्क मेरी आन मेरी शान मेरी जान। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो क्रिकेटर के साथ साथ एक बड़े ज़बरदस्त सिंगर, और मेरा ख्याल है लोग अब इसको भी इंजॉय करेंगे। सर ज़रूर। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और हमारी बहुत सी विशेज़ और प्रेयर्स आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको आपके फ्यूचर कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्कियों से नवाजे, और बहुत जल्द आप टीम में कम बैक करें। सर थैंक यू सो मच। अगेन थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज का शो अख्ताम पजीर हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये शो भी बहुत पसंद आया होगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।